Hello guys and a very warm welcome. I'm Dr. Akanksha. Today in this video, because I've been requested by many people, so I would be sharing about the treatment of COVID-19 positive patients or symptomatic patients who have not yet tested their COVID status but are getting certain symptoms like number 1, fever, हाई ग्रेड फीवर, बहुत तपता हुआ शरीर, बहुत ज़्यादा ज्वार, जो कि हम लोकल भाषा में बोलते हैं, वो 102, 103, 104 आपको लगातार रह रहा है, उस तरह का फीवर, ठीक है। कफ, सूखी खांसी, लगातार होने वाली सूखी खांसी, पतला पैखाना होना, यानी कि पानी जैसा पैखाना होना और दिन में कई बार होना, ठीक है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उस तरह से। छाती में भारीपन या सांस लेने में दिक्कत होना। अब सांस लेने में दिक्कत होना मतलब ये नहीं है कि आप सीढ़ी चढ़ के आए और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सांस लेने में दिक्कत होना इसका अर्थ है कि आप, जैसे मैं अभी बैठी हुई हूँ और मैं नॉर्मली ब्रीथ कर रही हूँ, अगर मुझे दिक्कत होने लगे तो मैं ऐसे ब्रीथ करूँगी। नॉर्मली तो नहीं हुआ ये, तो इस तरह का अगर आपको कोई आसपास दिखे जो कि इस तरह से छोटी छोटी सांसें ले रहा हो, ठीक है। उसके अलावा आपके आइज़ में इचिंग हो सकती है, बॉडी पेन होना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर आपको बॉडी पेन हो रहा है तो उसको इग्नोर मत कीजिए। लोअर बैक पेन होना, कमर के नीचे के हिस्से में अगर दर्द हो रहा है, पाँव में अकड़न, शरीर में जकड़न, खाना खाने का मन नहीं करना, स्वाद नहीं आना, गंध नहीं आना, मन उदास उदास लगना, कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा थकावट, बिल्कुल बिस्तर से उठते ही लगना कि अब वापस गिर जाएंगे, इस तरह के कुछ भी अगर सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो अभी इसके बाद मैं जो दवाइयाँ बताऊँगी वो ज़रूर स्टार्ट कीजिए, ठीक है। कोविड पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल कुछ भी हो, ज़रूर ये मेडिसिन स्टार्ट कीजिए। ऑल्सो अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं प्लस आपने कहीं अभी ट्रैवल किया है, बस, ट्रेन, लोकल गाड़ी, ओला, टैक्सी, ऑटो, क्योंकि अभी हर जगह हम लोग स्टेज 3 में आ गए हैं, आप लोगों को पता होगा अब हम स्टेज 3 में, तो अभी हर जगह जो है कोविड आप कहीं से भी लेके आ सकते हैं। तो इस तरह का कुछ किया है, आपके घर में कोई पॉजिटिव है या अगल बगल में कोई पॉजिटिव है, तो भी ये सारी दवाइयाँ आपको एज अ प्रोफाइलैक्सिस यानी कि बचाव के तौर पे आपको ज़रूर लेनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ मेडिसिन बताऊंगी पर ये क्यों लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये क्यों लूँ, वो क्यों लूँ, ये क्यों लेना है। जैसे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं तो वो भी मुझसे पूछते रहते कि मैम ये दवाई क्यों दे रहे हैं, वो दवाई क्यों दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि आपको MBBS नहीं करना है, ना ही आपको किसी का इलाज करना है, तो जो हम बोल रहे हैं वो प्लीज़ मान लीजिए। पर ठीक है, क्योंकि अभी एक जनरलाइज्ड बीमारी है, एक जनरलाइज्ड दवाइयाँ कुछ चल रही हैं, तो मैं जो है आपको क्यों दिया जाता है वो भी इस वीडियो में बताऊंगी। इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी, सो जस्ट कीप वॉचिंग। सो सबसे पहले जो दवाई आपको सुबह उठते ही लेनी है वो है PAN-D, जिसमें कि पेंटाप्राजोल होता है और ऑन्डेंसेट्रोन होता है, ठीक है। आप ये दो जो केमिकल्स हैं, ऑन्डेंसेट्रोन जो है वो आपको उल्टी आने की टेंडेंसी को कम करेगा। PAN-D जो है, क्योंकि आप बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ले रहे होंगे, एंटीवायरल्स ले रहे होंगे, तो उसके वजह से क्या होता है कि एसिडिटी आपकी बढ़ जाती है या एसिडिक सिक्रीशंस बढ़ जाता है, तो उसको कम करेगा, ठीक है। ये आपको सुबह उठते ही नाश्ता करने से या कुछ भी खाने से आधे घंटे पहले लेना है, यानी कि खाली पेट में लेना है, ये ज़रूरी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि हमने एक गिलास तो दूध पी लिया तो ये तो नाश्ता हुआ नहीं तो अब हम एक पैंडी ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल खाली पेट में लेना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी दवाई है, और हाँ, पैंडी दिन में एक ही बार लेना है, सुबह खाली पेट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एजिथ्रल 500 की, ठीक है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट दवाई जो आपको लेनी है एजिथ्रल 500 है। ये एक एंटीबायोटिक है, इसमें कंपोजिशन एजिथ्रोमाइसिन का होता है, 500 mg का देते हैं। एजिथ्रोमाइसिन अपना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ENT सर्जन्स इसको बहुत बार प्रिस्क्राइब करते हैं। हम लोगों ने कई बार सर्दी खांसी होने पर, बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी एजिथ्रोमाइसिन का सेवन किया होगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि आपका नाक, गला और ये जो ऊपर का ट्रेकियस तक का जो हिस्सा होता है, उससे ऊपर का जो हिस्सा होता है, लैरिंग्स, फैरिंग्स, जो सब जो हम बोलते हैं, उसके इन्फेक्शंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। काफ़ी कारगर साबित होता है ये,
ठीक है, अब हम तीसरी दवाई की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है मॉन्टेर एलसी टैबलेट। मॉन्टेर एलसी हम देते हैं, इसमें मॉन्टेल्यूकास्ट है, साथ में सेट्राजिन का कॉम्पोजिशन है। इसके अलावा आप अलेग्रा एम भी ले सकते हैं, जिसमें कि फेक्सोफेनेडिन है, और साथ में मॉन्टेर में जो मॉन्टेल्यूकास्ट है वो सेम मेडिसिन इसमें भी है। ठीक है, अब मॉन्टेल्यूकास्ट या एलेग्रा एम क्यों खाना है हमें? तो सेट्राजिन या फेक्सोफेनेडिन जो होता है ये दोनों ही एंटी हिस्टामिनिक्स हैं, यानी कि ये शरीर में हिस्टामिन की मात्रा को घटाते हैं। हम में जो कोविड में देखिए क्या हो रहा है कि कोविड में जो एक आपने सुना होगा साइटोकाइन स्टॉर्म नाम का एक फिनोमेना होता है। कोविड के वजह से क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी हाइपर इम्यूनिटी में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके वजह से इतनी ज़्यादा सिक्रीशंस होते हैं लंग्स में, पूरा म्यूकस भर जाता है, बहुत ज़्यादा भारीपन होने लगता है, निमोनिया की तरफ प्रोग्रेस करता है। तो वो सारी चीज़ों को जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो हिस्टामीन कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसलिए कुछ भी कहीं भी एलर्जिक चेंजेस होती है तो वहाँ पे सबसे पहले हिस्टामीन सिक्रीट होता है। और जो भी जैसे किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती होगी तो वो भी सेट्राजिन कई बार लेते होंगे, या मॉन्टेर लिया होगा, या एलेग्राम लिया होगा। तो ये काफ़ी एक डे टू डे यूज़ में भी आती है ये मेडिसिन्स, तो आप इसको एलर्जी के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म है, उसको घटाएगा। ठीक है, तो आपको ये लेना है। साथ में मॉन्टेल्यूकास्ट लेते हैं, उसका भी कुछ सिमिलर फंक्शन है। मॉन्टेल्यूकास्ट जो है वो भी आपके लंग्स में सारी सिक्रीशंस को घटाएगा, आपके ब्रीदिंग कैपेसिटी को इनडायरेक्टली बढ़ाएगा, क्योंकि सिक्रीशंस कम होंगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको ईजी होगी ब्रीदिंग में। म्यूकस सिक्रीशंस को ये सब ओवरऑल घटाते हैं मेडिकेशंस। ठीक है, अब तीसरा मेडिसिन जो हम लोग कोविड पेशेंट्स स्पेशली माइल्ड केसेस और प्रोफाइलैक्टिकली प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, अब मैं जो 3 दवाइयाँ बताऊँगी, अभी 3 दवाइयाँ जो मैं बताऊँगी वो अगर आप किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं और कोई सिम्टम नहीं है तो भी आपको लेना है। तो इसको एक नोट बना लीजिए और इन दवाइयों को ज़रूर लीजिए। ठीक है, वो है जिंकोविट 50 mg, दिन में एक बार लेना है, एक कैप्सूल। जिंकोनिया, ठीक है, जिंकोनिया और जिंकोविट अलग अलग चीज़ें हैं। जिंकोविट एक मल्टीविटामिन है, जिंकोनिया जिंक एसिटेट है, ये इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये भी 50 mg तक का आता है और आपको दिन में एक गोली लेनी है एक बार। ठीक है, फिर लिम्सी हो गया, लिम्सी 500 का mg का आएगा आपको, और ये जो है आपको दिन में 2 से 3 बार तक ले सकते हैं। इसका ओवर यूज़ ना करें, लिम्सी विटामिन सी होता है, इसका ओवर यूज़ करने से आपको किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। तो प्लीज़ इसको बहुत ही ज़्यादा सेंसिबली यूज़ करें। ये आपकी कैंडी टॉफ़ीज़ नहीं है कि आप दिन में कभी भी मुंह में डाला और खा लिया। ये एक च्यूएबल टैबलेट होती है, तो आपको वो टॉफ़ी जैसे आप उसको मुंह में रख के खा सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको इम्यून बूस्टर्स की तरह दे लेनी है और ये ज़रूर लेनी है। उसके अलावा विटामिन ई का कैप्सूल इवियन 400 mg का आता है, वो दिन में एक बार ही लेना है। जितने भी विटामिन मैं बता रही हूँ वो आपको 15 दिन तक कम से कम कंटिन्यू करना है रोज़। ठीक है, ऐसे भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, वैसे भी क्योंकि इंडिया में जनरली मैक्सिमम लोगों को विटामिन की, मिनरल्स की डेफिशिएंसी रहती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी रहती है, तो कहीं ना कहीं आपको ये बूस्ट ही करेगा। तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है या कोई नुकसान नहीं है, तो ये आप ऐसे भी आप लीजिए। उसके अलावा एक विटामिन डी का एक सैशे आता है, कैल्सी रोल करके, आप कुछ और भी विटामिन डी का कॉम्पोजिशन ले सकते हैं उसको, जैसे कैल्सी रोल सैशे होता है, तो वीकली एक सैशे ज़रूर लीजिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए। जितनी भी लड़कियां या बूढ़ी एज की औरतें, मतलब बड़ी एज की औरतें हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, उनको ये ज़रूर लेना चाहिए। ऐसे भी आपकी हड्डियों के लिए ये बहुत अच्छा है। कैल्सी रोल विटामिन डी है और ये आपको मदद करेगा अपनी हड्डियों को मजबूत करने में भी। ठीक है, ये वीकली एक सैशे आप लीजिए पानी में घोल के। ठीक है, और ये एटलीस्ट 4 वीक्स तक, 5 वीक्स तक आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक चीज़ नोटिस की गई है कि कोविड का इन्फेक्शन उन पेशेंट्स में ज़्यादा हो रहा है जिनमें कि विटामिन डी की कमी है, या इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर हो रहा है जिनमें कि विटामिन डी की कमी है। तो प्लीज़ आप विटामिन डी का सेवन अवश्य करें। ठीक है, ये तो हो गया विटामिन, आपको मिनरल्स, ये सब की बात है। ठीक है, और उसके अलावा जो बेसिक मेडिसिन है मैंने आपको सब बता दी। अगर आपको मान लीजिए ये मेडिसिन लेकर के, अच्छा उसके अलावा एक कफ सिरप भी होता है, जैसे कि बहुत लोगों को कफ का प्रॉब्लम हो रहा है,
तो आप सिरप में एलेक्स, टॉरेक्स, ग्रिलेंटिस जो भी आपके नियरेस्ट स्टोर में अवेलेबल है कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेनार्गन कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक कफ सिरप फॉर ड्राई कफ जो आता है वो ज़रूर लीजिए, 2 चम्मच दिन में 3 बार। और आप 2 चम्मच ले सकते हैं, यदि आपको ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम हो रही है तो आप कभी भी उसको 2 चम्मच करके ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि अगर इसके अलावा और आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, घर में बैठे बैठे। अच्छा, एक मेडिसिन जो मैंने मिस कर दिया वो है पैरासीटामॉल। हाँ, पैरासीटामॉल बहुत लोग 500 mg ले रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप टैबलेट पैरासीटामॉल लीजिए 650 mg का, अगर आप एडल्ट हैं तो। बच्चों को अगर कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं बच्चे, उनका क्या करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, उनकी क्या मेडिकेशंस है वो अलग चलेगा। ये एडल्ट डोज है, एडल्ट मेडिकेशंस है, ठीक है। एडल्ट मतलब एनीबडी जिसका कि बॉडी वेट 40 से अबव है, ठीक है, 40-45 एंड अबव उनका ये चलेगा मेडिकेशंस, ठीक है। उसके बाद जो पैरासीटामॉल है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप 650 mg ले रहे हैं, अगर आपको फीवर नहीं भी है और शरीर में दर्द है या सर दर्द है तो आप दिन में 1 टैबलेट सुबह पैरासीटामॉल 650 mg का ज़रूर लीजिए। अगर आपको फीवर की शिकायत है तो दिन में सुबह शाम 2 बार लीजिए। अगर आपका फीवर नहीं उतर रहा है तो आप इसको दिन में 4 बार तक ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि हर 6 घंटे पे 1 टैबलेट पैरासीटामॉल का 650 mg का ले सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है तो भी मैं जैसे अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि पैरासीटामॉल दिन में 1 बार ज़रूर से लें, क्योंकि ये जो है आपका अगर फीवर या ऐसा कुछ या बॉडी पेन या हेडेक या ऐसा कुछ टेंडेंसी रहा हो पहले या आ सकता हो तो उसको भी प्रिवेंट करेगा। सो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। पैरासीटामॉल इज़ द सेफेस्ट ड्रग इन मेडिकल हिस्ट्री। इसका किसी भी ऑर्गन पे कोई खासा इफ़ेक्ट नहीं है। इसका ओवरडोज होने के लिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा पैरासीटामॉल लेना पड़ेगा। तो इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग। और इसका जो एंटीडोट होता है एसिटाइलसिस्टीन, जो कि अभी तो मार्केट्स में हम दे भी रहे हैं, नॉट एज अ पैरासीटामॉल एंटीडोट बट डेफिनेटली एज अ ड्रग फॉर कोविड, जो कि मॉडरेट और सीवियर पेशेंट्स में हम लोग दे रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा रेडिली अवेलेबल है मार्केट में। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं पैरासीटामॉल खाऊंगा तो मेरा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा या मुझे साइड इफ़ेक्ट्स होने लगेंगे या ओवरडोज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अप टू 4 टैबलेट्स हर डे ले सकते हैं, दैट इज़ 6 आवरली आप पैरासीटामॉल ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी, प्रोनिंग मतलब कि पेट के बल लेटना। अब ये नहीं खाना खाया पेट के बल लेटे उल्टी कर दिया, ऐसे नहीं करना है। खाना खाने के 1 घंटे तक आपको पेट के बल नहीं लेटना है। प्रेग्नेंट है तो नहीं लेटना है। अगर आपको कुछ और एब्डोमिनल इश्यूज़ है, ट्रॉमा है या सर्जरी हुई है कुछ रेडली, तो उस टाइम पे नहीं आपको लेटना है। उसके अलावा आप दिन में जो है कम से कम 2 घंटा से 3 घंटे के तक ड्यूरेशन तक पेट के बल लेटिए। बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे इस पे फोटोज़ आपको गूगल करते ही मिल जाएंगे। एक तकिया अपने पेट के ऊपर, छाती के ऊपर नहीं, पेट के ऊपर, ठीक है, ताकि आपकी छाती आराम से एक्सपैंड हो सके। एक तकिया जो है वो सर के नीचे, ठीक है, और 2 तकिए जो है वो पैरों के नीचे आपको रखने हैं। इसके फ़ोटोज़ आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आप प्लीज़ इसको गूगल पे सर्च कीजिए। जो लोग मेरे से व्हाट्सएप में कनेक्टेड है, मैंने व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस भी डाला था कि कैसे आपको प्रोनिंग करनी है। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको करके भी दिखाऊंगी, बट अभी के लिए आप प्लीज़ उसको सर्च कीजिए। और अगर आपका सैचुरेशन 98-99 रह रहा है और आप पॉजिटिव हैं या पॉजिटिव लोगों के कॉन्टैक्ट में आए हैं तो भी ज़रूर से प्रोनिंग कीजिए। ये आपके लंग्स को खुल के सांस लेने में मदद करता है, या आपके सैचुरेशन को मेंटेन करने में एक रामबाण साबित होगा। जैसे हम सब रेमडेसिविर के पीछे दौड़ रहे हैं, कोई फ्लाविपिराविर के पीछे दौड़ रहा है, कोई किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहा है, कोई किसी मेडिसिन के पीछे दौड़ रहा है, कोई ऑक्सीजन के पीछे दौड़ रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोनिंग करनी है। ये आपके सैचुरेशन को अप टू 80%, मतलब मैंने ऐसे लोगों को भी ट्रीट किया है जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, ना उनका RT-PCR का कभी कोई रिपोर्ट आया, ना वो कोई टेस्ट करवा सकते थे, बिल्कुल रूरल एरियाज़ में थे।
सैचुरेशन कहीं से बस ऑक्सीमीटर जुगाड़ किया, सैचुरेशन बिल्कुल 80% पे रह रहा था उनका, और सिर्फ प्रोनिंग करा के कंटिन्यूअस 18 to 16 आवर्स ऑफ प्रोनिंग करवा के मैंने ऐसे पेशेंट्स का सैचुरेशन जो है 96, 97, 99 जाते हुए देखा है। डेफिनेटली एक दिन में नहीं होता है, बट ग्रेजुअली ओवर टाइम आराम से हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ घबराएं नहीं, प्लीज़ बिल्कुल ये ना सोचें कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऑक्सीजन के बिना तो हम बचेंगे ही नहीं। एंजाइटी से बचिए, एंक्शसनेस से बचिए, ठीक है। अगर आप एंक्शस हो जाएंगे तो फिर तो मुश्किल है ना, आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है। सेकेंड थिंग जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बहुत लोग रेस्पिरोमीटर या स्पायरोमीटर जो है वो एडवाइस करते हैं। अगर आप रेस्पिरोमीटर या स्पायरोमीटर नहीं खरीद सकते हैं, अफोर्डेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, पता नहीं है, नहीं आता है घर में, कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है, बलून तो खरीद सकते हैं। बलून खरीदिए और बलून को मुंह से लगा करके फूकिए, और फूकने के बाद जो है वो हवा फिर अंदर लीजिए, फिर उसको फूकिए, फिर अंदर लीजिए, फिर फूकिए। कोशिश कीजिए कि हर बार वो बलून पिछली बारी से थोड़ा ज़्यादा फूले। ये एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रेथलेस हैं तो मत कीजिए, बट अगर नॉर्मली आप कर पा रहे हैं तो उसको ज़रूर कीजिए, वो आपका सैचुरेशन बेटर करने में हेल्प करेगा। तो ये तो, और उसके अलावा जो अनुलोम विलोम होता है, जो हम यूँ बोलते हैं कि इस तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। एक बार में 30 ब्रेथ्स लेना है, और ये साइकिल दिन में 5 बारी तक आपको करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत इफेक्टिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्मली बैठ जाइए, बैक स्ट्रेट करके, और डीप ब्रेथ्स को इनहेल और एक्सेल कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। आपके लंग्स प्रॉपरली एक्सपैंड होंगे, खुलेंगे, सैचुरेशन बढ़ेगा, आपका एक एक एल्वियोलाई यूज़ में आएगा, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप पॉजिटिव हो गए हैं या आपके घर में कोई पॉजिटिव हो गया है और सैचुरेशन अप टू 90% भी रह रहा है, हालांकि एम्स का नया प्रोटोकॉल है कि 93% से कम में एडमिट कराना चाहिए, बट डेफिनेटली मैंने पेशेंट्स को 80% सैचुरेशन पे भी घर पे ट्रीट किया है। नो डाउट मैंने एडवाइस किया था हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या उनके लिए एक्सेसिबल नहीं था, या बेड्स नहीं थे, जो भी रीजंस थी। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आपका सैचुरेशन 80% हो गया, 85% हो गया तो क्या होगा, कैसे आपके लंग्स वापस से एक्टिव होंगे, क्या होगा, कुछ भी नहीं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और प्रोनिंग इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, और हॉस्पिटल्स में भी हम कहीं ना कहीं पेशेंट्स को यही करवा रहे हैं। उसके अलावा ये तो हो गया आपको जो मैंने अभी मेडिसिन का सेट बताया है। अगर आपका माइल्ड केस है, या फिर अगर आपका कुछ एक्सपोजर हुआ है किसी से और कोई भी सिम्टम्स नहीं है, बट फिर भी आपको जो है ये मेडिसिन लेनी है एज अ प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। इसके अलावा 2 मेडिसिन जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, स्टेरॉइड्स एंड सेकेंड हो गया आपको एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है। स्टेरॉइड्स हम देते हैं, जबकि सीआरपी जो कि एक टेस्ट होता है, वो अगर आपका सीआरपी लेवल, सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल्स बॉडी में 4 फोल्ड्स तक बढ़ जाए या 3 फोल्ड्स तक बढ़ जाए तो हम आपको स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं, या मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ में हम स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं। स्टेरॉइड्स में आप डेक्सोना ले सकते हैं, वाइसोलोन ले सकते हैं, दैट इज़ प्रेडनिसोलोन, डेफकॉट 6 mg आजकल बहुत फेमस है, डेस्कॉट 6 mg, डेफकॉट 6 mg, ठीक है। ये सारा आप मेडिकेशंस जो है वो ले सकते हैं इफ़ यू हैव अ सैचुरेशन ऑफ लेस देन 93% एंड एसोसिएटेड विद अदर सिम्टम्स लाइक ब्रेथलेसनेस, लाइक फीवर, लाइक ऑल द सिम्टम्स जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, ठीक है। तो आप डेक्सोना 2 mg, 4 mg, 6 mg, ये सब चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके ही लेनी है। अगर कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपना फ़ोन नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें छोड़ दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली कॉल करके आपसे बात करूँगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। अगर
कोई भी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आप किसी डॉक्टर के कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, तो आप उस डॉक्टर से डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए अगर आपको मॉडरेट सिम्टम्स हैं। स्टेरॉइड्स अपनी मर्जी से नहीं लेने चाहिए, इसका बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। और स्टेरॉइड्स का कोई फिक्स डोज नहीं है, डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितने स्टेरॉइड्स की ज़रूरत है। नो डाउट स्टेरॉइड्स लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं। स्टेरॉइड लेने से कहीं ना कहीं आपकी जान बच सकती है, ठीक है, पर आपकी जान जा भी सकती है, ये भी समझ लीजिए। तो ये बहुत फॉरगिविंग ड्रग्स नहीं है, ये पैरासीटामोल तो बिल्कुल नहीं है, ये आपके साथ बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट आपके बॉडी में भी लाएगा। सेकेंडली एंटीकोगुलेंट्स, तो आप एक डी डाइमर बहुत पॉपुलर है आजकल। डी डाइमर होता है कि आपके ब्लड की कोगुलेबिलिटी, मतलब कि उसकी थिकनेस कितनी है, मतलब कि वो कितना इजीली जम सकता है, ठीक है, वो होता है आपका डी डाइमर लेवल, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर डी डाइमर लेवल्स 3 टाइम्स है, जनरली 500 तक रहता है, अगर 1500 तक हो रहा है या अगर 1000 तक हो रहा है, तो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं एक टैबलेट इको एस्प्रिन। आप इको एस्प्रिन ले सकते हैं, आप इको एस्प्रिन एवी भी ले सकते हैं जिसमें स्टैटिन्स भी होती है, ठीक है। तो इस मेडिकेशन को आप ज़रूर लीजिए, लेकिन डी डाइमर का टेस्ट कराने के बाद ये मेडिकेशन आप अगेन डिपेंडिंग कि आपका डी डाइमर लेवल कितना है, अगर 3 फोल्ड्स या उससे ज़्यादा है तो दिन में 2 बार लीजिए, ठीक है। अगर ये इको एस्प्रिन बेसिकली एस्प्रिन होता है, तो ये अगर आप बिना बात के एस्प्रिन लेंगे तो क्योंकि ये ब्लड थिनर है तो आपके नाक मुंह कान सबसे ब्लीडिंग होने लगेगी। तो आप प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि अच्छा